Yes. Okay. Okay, sure. Right, guys. So today we are going to talk about the salient feature of US Constitution. Up till now, whatever we have learned with reference to the constitution making process in US. Today we are going to talk about the salient feature of United States of America. So, very first thing that we want to discuss is कि United States of America का जो constitution, it is a written constitution. यानी कि everything is codified. कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अनरिटन हो, और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। रिटन क्यों है? इसकी रीजन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल स्टेट, एंड इन एवरी फेडरल स्टेट to ensure the rights of the federating states and to ensure the power of क्या कहते हैं इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों की पावर को इंश्योर करने के लिए इट हैज टू बी फॉर्मली रिटन। तो ये रिटन है। दूसरा है ये वो मैं चीजें यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको हैंड आउट दिया है उसके ऊपर लिखी हुई हैं। अलबत्ता कुछ नई चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा वो इन्हीं की हेडिंग्स के अंडर ही डिस्कस करूंगा। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने लिखा है, इट इज बेसिकली एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि समबॉडी ने इसको फॉर्मुलेट किया, ड्राफ्ट किया और उसको इम्पोज कर दिया, बल्कि इट हैज बीन imposed promulgated through the process of legislation। मीन कि इसके पीछे पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, इसलिए इसको इम्पोज किया गया, प्रमोलगेट किया गया है, और ये थ्रू दी लेजिस्लेटिव फंक्शन इसको किया गया, इसलिए इसको कहते हैं द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो है कि सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जहाँ जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि सोवरेनिटी का जो मंबा है वो लोग हैं, पीपल आर सोवरन। कोई जैसे कि अब थियोक्रेटिक स्टेट के अंदर सम डिवाइन एंटिटी को सोवरन कंसिडर किया जाता है, जैसे कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी बिलीव दैट सोवरेनिटी लाइज विद अल्लाह अलमाइटी, whereas in United States of America liberal democracy के अंदर क्योंकि they got their secular system, so they believe कि people are sovereign। no law, sovereignty का मतलब ये है कि no law could be made which comes against the wishes of the people, so every law would be made which comes according to the wishes of people। ठीक है। so supremacy of constitutional law। अब यहाँ पे दो बातें बहुत अहम है जिस बात को आपने समझना। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक इंग्लिश का एक फ्रेज है। फ्रेज ये है कि दो फ्रेज हैं जिसके बोथ आर हैविंग द डिफरेंट मीनिंग। पहला फ्रेज ये है कि किंग इज लॉ, किंग इज लॉ, और एक और इसके ऑपोजिट है कि लॉ इज किंग। ये जो हम वी टॉक अबाउट के कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इसका मतलब है लॉ इज किंग, किंग इज नॉट लॉ। किंग इज लॉ उन स्टेट्स में होता है द स्टेट्स which used to have their totalitarian setup or they got their dictatorship imposed over the people। autocratic system होते हैं वहाँ पे, the wishes of the people they are not taken into consideration। but when it comes a matter of the supremacy of constitution, law is king, king is not law। तो इस चीज को समझना है कि अब ये इसके पीछे एक पूरी वो है कहानी है कि क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं लॉ इज किंग, इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ द लॉ, यानी कि ऐसा लॉ जिसके मुताबिक representative of the people, if they are going to make a law, it would be considered supreme rather than any entity, any group of people or any individual। उससे ये इस बात को समझना है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टैमी पुत्र समझ आई? Yes sir। क्या मतलब है कि ये यानी कि व्हेन वी से दैट के कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इसका मतलब है लॉ इज किंग, किंग इज नॉट लॉ। और इसका मतलब एक ये भी है कि जो if a law is being made by the representative peoples, it would be considered superior over all other authorities। ठीक है, इसका मतलब ये है।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कन्वेंशंस हैं। आप के देयर आर ओनली 7 आर्टिकल्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी आर्टिकल इज हैविंग सम subsections as well, but conventions they are also very important in the US constitution. अब conventions से क्या मुराद है? कन्वेंशन से मुराद ये है कि the norms and traditions which were existing legally and being accepted by a large number of people, those which is they are also being incorporated in the content and the context of constitution under the subclasses sections, उनको शामिल किया गया। अब अगली एक और चीज थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड। रिजिड मीन्स के टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द context and the content of the constitution is a very difficult process. As I told you in my introductory sessions ke around 11,770 amendments have been proposed in the last 242 years of United States of America, and out of those 11,770 proposed amendments, only 27 amendments they have been made a part of the constitutional draft, उसको शामिल किया गया है, and rest of everything is being discarded. Reason क्या है? Just in order to protect the rights of the federating states. Federating states के rights को protect करने के लिए the framer of the constitution they intentionally made this amendment process a Herculean task, a difficult task. उसके बाद यहाँ पे एक वो बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्टेट्स हैं, देयर आर 50 स्टेट्स, एंड ऑल ऑफ दीज 50 स्टेट्स जो हैं इनके अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इनके अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये है, अच्छा याद रखिएगा, ये जो वर्ड रिपब्लिकन है ये एक वर्ड था रेस पब्लिका से ड्राइव हुआ। रेस पब्लिका से मुराद ये है कि समथिंग रिलेटेड टू द पीपल। सो रिपब्लिकन के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि दो किस्म की स्टेट्स हैं विद रेफरेंस टू द गवर्निंग सिस्टम, एक है डेमोक्रेसी और एक है रिपब्लिक। रिपब्लिकन के अंदर क्या रूल करता है? रिपब्लिक के अंदर रूल ऑफ लॉ रूल करता है। इन डेमोक्रेसी के अंदर कौन रूल करता है? पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल करती है, चाहे वो फ्रैक्शन में क्यों ना हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी की जो फर्दर सब स्टेट्स हैं उनके अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। ये रिपब्लिकन अमेरिकन पार्टी नहीं है जिसको आप कहेंगे कि रिपब्लिकन रूल करती है, बल्कि रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की ये बात कर रहे हैं कि उनके अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, यानी कि नो लॉ कुड बी मेड व्हिच कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट टू द विशेस ऑफ पीपल। उसके बाद फेडरलिज्म है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टार्टेड with confederation, later on it was converted into a federal state. अब फेडरेशन का मतलब आपको पता है the structure of the society determine करती है which principle of governments would be imposed. So United States of America, like Pakistan, is a heterogeneous society. People of different culture, color, caste, creed, language and religion, they are existing over there with reference to this thing, or they got their different histories. So federal form of government is being imposed over that as a form of governance. अब यहाँ पे असल में विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो बात बताना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर। देयर आर 3 प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर। एक ये प्रिंसिपल होता है कि जैसे कि पाकिस्तान में है द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पावर्स ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स मस्ट बी इनैमोरेटेड। लिस्टों के अंदर बताने ये चाहिए ये पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, फेडरल गवर्नमेंट की हैं, ये पावर्स हैं आपके व्हाट यू कॉल इट फेडरेटिंग यूनिट्स, एंड देयर आर सम पावर्स जो एरिया ऑफ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसके ऊपर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दे कैन मेक लेजिस्लेशन, उनको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो पावर है एक तो ये तरीकाकार है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दूसरा जो पावर ये है कि कनाडा का जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग है उसके अंदर द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं उसको जो पावर्स ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स उनको ये किया गया, मेजर किया गया। अच्छा बच्चों जरा एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए
जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात करो। जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है। जी जी। स्काइप इंटरव्यू है। अच्छा, स्काइप के लिए। अच्छा, जूम आजकल बड़ा इन है, जूम अवेलेबल हो सकता है, ये स्काइप ही मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, स्काइप। अच्छा ठीक है मैडम। अच्छा जी, जरूर बताइए, जरा मुझे लिख लेने दीजिएगा। अच्छा मैडम, इसका क्या नेचर क्या है जॉब की? अच्छा, बस यही यही बताएंगी? इसकी कुछ आप बताएंगे, पोर्टफोलियो में क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो उसकी। अच्छा चले मैडम, आईडी बताइए। पाकिस्तान कंप्लीट @, मोपा, मोफा। जी जी। .go.kr। ठीक है मैडम। इसी नंबर पे 218 पे। और टाइम आप दे रही हैं मुझे 2:30 का। चलो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके चलो। हेलो। हाँ बच्चे सुन रहे हो? हेलो। हेलो। जी सर, सुन रहे हैं। जी सर। ओके सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ये हो गया था, वो असल में इस्लामाबाद से कॉल थी, जरा इंपॉर्टेंट। ओके गाइस। अच्छा, आई वाज टेलिंग यू कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्पोज किया गया है। और फेडरलिज्म के रिलेटेड के फेडरलिज्म होती किस किस्म की है, इसके लिए आई टोल्ड यू के देयर आर 2-3 डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पाकिस्तान का मैंने बताया था कि दी पावर्स और द सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, दे आर एनमरेटेड, एंड इफ देयर आर सम एरिया ऑफ कॉमनैलिटी को उसको फिर वो कंकरेंट लिस्ट में डाल के बोथ आर अलाउड टू मेक लेजिस्लेशन। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे कि कनाडा के अंदर क्या किया गया है, कि कनाडा भी एक फेडरल स्टेट है, लेकिन उसके अंदर दी पावर्स जो हैं, पावर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऐसे जैसे पाकिस्तान के अंदर इनैमोरेट किया गया, इस तरीके से नहीं है। उसके अंदर क्या किया गया है कि जो पावर्स ऑफ दी जो फेडरेटिंग स्टेट्स हैं उनको एनैमोरेट किया गया है, एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनैमोरेशन का मतलब है कि देयर आर सम लिमिटेशंस, देयर आर फ्यू एरियाज ऑन व्हिच यू कैन मेक लेजिस्लेशन। तो ये कनाडा का जो फेडरल सिस्टम है, इट इज वेरी सेंट्रलाइज्ड। इसी वजह से वहां पे वो जो सेपरेशन की भी मूवमेंट चलती रहती है, क्योंकि the federal constitution is there, but people they are willing to go for their liberation. But when it comes a matter of यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो पावर्स हैं, जो इसकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो रेजिड्यूरी पावर हैं, वो फेडरेटिंग यूनिट्स को दी गई हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स को। और फेडरेटिंग जो यूनिट्स हैं, दे गॉट मैनी पावर्स, एंड द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर एनमरेटेड।
उसको इनैमोरेट किया गया और बेसिक पर रेजिड्यूरी पावर्स हैं। तो अमेरिका के अंदर ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इंपोज किया गया है कि रेजिड्यूरी पावर्स दे आर गिवन टू द फेडरेटिंग यूनिट्स एंड द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर इनैमोरेटेड, दे आर लिस्टेड। समझ आ गई मेरी बात की बच्चों? कोई बात, कोई इशू कोई बताना चाह रहे हैं? यस सर। ओके ओके जी ओके, सर, समझ आ रही है। गुड हो गया। देन उसके बाद यू नो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज हैविंग ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस तरीके से है, हाउ द प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सारी चीजों के ऊपर वी वुड बी हैविंग अ सेपरेट। लेकिन यू नो कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंटरी। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। आर्टिकल 1 का जो है उसका सेक्शन 1 है, इट इज डीलिंग विद द बाई कैमरल सिस्टम। अभी आपको पता है बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर जो कांग्रेस, उसको पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द लोअर हाउस एंड द सेनेट इज कॉल्ड द अपर हाउस। देयर आर टोटल 535 members कांग्रेस, जिसके अंदर 100 दे बिलोंग फ्रॉम द कांग्रेस एंड 435 दे बिलोंग फ्रॉम हाउस, लोअर हाउस, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। अच्छा, अब इनकी जो मेंबरशिप है किस तरीके से आते हैं, as the with reference to the Senate, 2 members from every state. इस तरीके से 50 states, 100 representative in Congress. लेकिन जो हाउस ऑफ आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जो पावर शेयरिंग है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, द राइट टू वोट है, जो वो बड़ा हरकुलियन टास्क रहा है इन दी होल हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इट वाज सजेस्टेड दैट के इन कांग्रेस के अंदर एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो 30,000 लोगों के ऊपर होगा। अगर पॉपुलेशन को इस तरीके से उन्होंने इक्विटेबली डिवाइड किया था कि हर 30,000 लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, 30,000 अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजेंगे। लेकिन और ये फ्रॉम द लास्ट 244 ईयर्स के अंदर ये चेंज होता गया और डिफरेंट क्राइटेरिया बनाते गए और बहुत मुश्किल ये प्रोसेस रहा था। लेकिन वंस फॉर ऑल इन 1929 के अंदर परमानेंट अप्रोचमेंट एक्ट पास किया गया था, परमानेंट अपॉर्शनमेंट एक्ट इन 1929 में। और इसके अंदर बताया गया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जी पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, इट वुड बी कंपोज ऑफ 435 representative, total 535 or 435 would be belonging from the lower house, or and it was suggested that के representation would be given on the basis of population की बुनियाद के ऊपर। और वो जो शुरू का फार्मूला था 1% on 30,000 तो नहीं हो सकता, इस वक्त कुछ 35-36 करोड़ की आबादी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो ये कोई ऐसा फिगर नहीं है जैसे कि हमने प्लेटो और एरिस्टोटल में पढ़ते थे कि 5040 मेंबर होने चाहिए, लोगों के पॉपुलेशन होनी चाहिए और 12 ट्राइब्स होने चाहिए, 10 ट्राइब्स होने चाहिए, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए और इक्वल रिप्रेजेंटेशन में। ऐसा नहीं है। ये 435 जो नंबर, ऐसा कोई मैजिकल नंबर नहीं है विच इज गोइंग टू डिवाइड दी 30 करोड़ 30 करोड़ पीपल लोगों के ऊपर हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यू नो के देयर आर 50 स्टेट्स, अब में से कुछ स्टेट्स बहुत छोटी हैं, दे आर हैविंग वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन, जैसा कि एक वर्मोंट है, उसका सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव आता है वर्मोंट का। टोटल 7 स्टेट्स हैं ऐसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिनकी एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। लेकिन कुछ बहुत बड़ी स्टेट्स हैं जैसा कि कैलिफोर्निया है, उसकी इतनी बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां से 53 के करीब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्या आते हैं। अब ये फार्मूला क्या बनाया गया कि किस तरीके से स्टेट्स दे वुड बी गेटिंग देयर रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस। अब उसकी बुनियाद के ऊपर उसके लिए उन्होंने ये जैसे मैंने बताया था परमानेंट अप्रोचमेंट एक्ट जो बनाया गया था, उसमें बताया गया था कि आफ्टर एवरी 10 इयर्स सेंसस हुआ करेगा, और सेंसस के जब हो जाएगा उसके आफ्टर 3 इयर्स अकॉर्डिंग टू दी परमानेंट अप्रोचमेंट एक्ट के तहत रीएलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हुआ करेगी। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मुसलसल हो रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 2023 के अंदर मेरा ख्याल ये 20 के अंदर ये होना है दोबारा सेंसस, तो दोबारा से ये इनको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। यहाँ पे अगर किसी ने कोई बात करनी है तो प्लीज लेट मी नो।
कोई बात करना चाह रहे हैं बच्चों? नहीं सर, क्लियर है। ओके ओके। दूसरी, एज आई टोल्ड यू, कि सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ये है कि कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएंगी जिससे लोगों के जो रिलीजियस बिलीव हैं, जो उसके सिटीजन हैं, वो इफेक्ट हों। Government would be working on secular basis, and state would be respecting the religious beliefs of the people. State is not going to have its state religion, ये कहने का मतलब है। लेकिन people got their full liberty to preach whatever their religion they are willing to preach and follow. बैलेंस गवर्नमेंट है जी। बैलेंस गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो जो स्टेट्स, अच्छा अब ये यहाँ पे बैलेंस गवर्नमेंट से मुराद मैंने आपको बताना, जैसा कि हमारे मुल्क के अंदर जैसा प्रोविंशियल सेटअप है, ऐसे ही अमेरिका की स्टेट सिस्टम है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर डोमिनेट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू हैव इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन द शेप ऑफ गवर्नर, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पे गवर्नर इलेक्ट होकर पॉपुलर वोट से इलेक्ट होता है और उसके नीचे लोकल बॉडी सिस्टम है, गवर्नर लेके चलता है, चीफ मिनिस्टर वगैरह नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, अलबत्ता वेरी कंप्रिहेंसिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम इज एग्जिस्टिंग, जो कमिश्नर से लेकर लोअर हाउस तक चलता है। थ्योरी ऑफ तो बैलेंस सिस्टम है। बैलेंस सिस्टम से मुराद ये है कि हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रिफ्लेक्ट करते हैं द विशेस एंड द पॉपुलर डेमोक्रेटिक एलिमेंट, सेनेट के अंदर भी और लोअर हाउस में भी। अब सेनेट के अंदर अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स दे आर गेटिंग देयर पॉपुलैरिटी, और लोअर हाउस के अंदर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन दे आर गेटिंग देयर पॉपुलैरिटी ओवर देयर। So this is how democratic setup is being balanced with the aristocratic setup. Separation of power के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फर्स्ट 3 आर्टिकल्स हैं 4, they directly deal with the 3 branches of government, and every branch is full autonomous with reference to its working, and different processes are followed in order to or theory of separation. Executive is not going to dominate or influence the legislative affair. Legislative is not going to influence the judicial affairs. So this is how 3 branches of government, they are working within their autonomy, or they got their different processes of getting their people on the realm of power. जैसा कि फॉर इंस्टेंस अगर जज है, different process of getting a judge of person, getting a person appointed as judge एक different process है। इसी तरीके से लेजिस्लेचर का है और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव का है। चेक एंड बैलेंसेस हैं इन दोनों के ऊपर। कोई भी ऑटोनॉमी, कोई टोटलिटेरियन सेटअप नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव इज बिकमिंग ऑल इन ऑल। सो इज द केस विद द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को काम करने नहीं दे रही, और या जुडिशरी इज गोइंग टू इंटरवीन इन लेजिस्लेटिव अफेयर्स एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज बीइंग मेड पैरालाइज। ऐसा नहीं है। दे काउंटर एक्ट ईच अदर और चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं उसके ऊपर। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हमारे मुल्क के अंदर इस चीज को डिस्टॉर्टेड सेंस के अंदर अडॉप्ट किया गया है कि मतलब के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने बताया था ये एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है, जो वो स्ट्रक्चर इज बेसिकली बीइंग फिल्ड बाय 4 अदर बाय द एक्शंस, promulgation ऑफ लॉज, इनिशिएशन ऑफ लॉज, एक्शन, रिएक्शन, फिनोमेना वगैरह, बजट वगैरह, बिलिंग वगैरह से स्ट्रक्चर फिल होता है। अब जुडिशरी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो बहुत पावरफुल है। वो हर लेजिस्लेटिव एक्शन के ऊपर, हर एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर अपना जुडिशियल रिव्यू रखती है। पाकिस्तान के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी कुछ जो जजेस हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की एक लड़की है जो वहाँ पे है, उसको पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर जजेस को कहा गया था कि उसको हैंग कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस नहीं थी और उसको 80 ईयर्स की सजा दे दी गई। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में जुडिशरी politically influenced, so is the case over there. पाकिस्तान में जुडिशरी को अगर ये कह दें कि you are politically influenced, तो वो आपके ऊपर हद तक इज्जत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू बहुत पावरफुल है। ये एक जज था, उनका बहुत पावरफुल चीफ जस्टिस मार्शल, जो इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का मेन प्रोपोनेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो उसके बाद ये एक ऐसी कन्वेंशन प्रेसिडेंट बन गई कि अब जो जज है वो अपना राइट समझता है कि वो हर सूरत हर कीमत के ऊपर इस चीज को लेकर आए। और जो जजेस हैं उनकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जजेस की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है। अब इस चीज को मैं क्यों, हाउ, व्हाई दे आर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, उसको मैं एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत जबरदस्त एक फीचर है स्पाइल सिस्टम। स्पाइल सिस्टम है जुडिशियल रिव्यू क्यों लेती हैं
और स्पाइस सिस्टम क्या है? अब मैंने जैसे कि बताया कि जजेस दे आर पॉलिटिकली अपॉइंटेड, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आते हैं। तो अमेरिका का एक, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की एक है फीचर स्पाइस सिस्टम, जिसको पैटर्नेज सिस्टम भी कहते हैं। अब ये जो सिस्टम क्या है कि जो यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है वो चाहती है कि जो पिछली पॉलिटिकल पार्टी थी उसके जितने भी ऑफिशियल गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिप्लेस करके उनके अपने लोग लाए जाएं। नई पार्टी चाहती है मेरे अपने लोग आए, बिकॉज स्पाइस सिस्टम के अंदर जो सबसे असेंशियल फीचर है, जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंसिडर किया जाता है उसको लॉयल्टी कहते हैं। लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइस सिस्टम के अंदर हर न्यू गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को, ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव को, सबको छोड़कर अपने लोगों को लेकर आती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी। सो इज द केस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जब जजेस बेचारा रिटायर हो जाते हैं, आपको पता है जजेस अमेरिका की तारीख में रिटायर कम नहीं होते, मरते हैं तो सीट खाली होती है। तो वो जो नई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो विनिंग इलेक्शन, वो अपने लोग लेकर आते हैं। दिस इज हाउ they try to create some influence within the judicial realm of United States of America. तो जुडिशियल रिव्यू जॉर्ज मार्शल ने बड़ा यूज किया था, लेकिन बाद में इसको काफी हद तक कर्टेल कर लिया गया क्योंकि जब जजेस की अपॉइंटमेंट जुडिशियल पॉलिटिकल बेसिस पे होने लग गई। हाउएवर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी फाइनेंस। याद रखिएगा किसी भी मुल्क के अंदर जो जस्टिस सिस्टम होता है उसकी जो अटानमी है वो उसकी फाइनेंस, जो उसकी इंडिपेंडेंस है वो फाइनेंसिस से रिलेटेड है। फाइनेंसिस से पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम को किसी हद तक लगाने की कोशिश की गई कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो अपने फाइनेंसिस खुद प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होते कि जिससे वो अपनी इंडिपेंडेंस, और फिर भी उसको गवर्नमेंट की तरफ बजटिंग प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। तो दिस इज हाउ दी जो अटॉनमी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो इफेक्ट होती है। उसके बाद बिल्स ऑफ राइट्स हैं। बिल्स ऑफ राइट्स किस लिए हैं? लोग तो समझते हैं कि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन है, नहीं। बिल ऑफ राइट्स दे आर डायरेक्टली अटैच विद द राइट्स ऑफ द स्टेट्स। ये वो लिवरेज है जो स्टेट्स यूज करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो कहते हैं वी गॉट अवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और गारंटी है, इस वजह से हम इस चीज को देख रहे हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डुअल सिटीजनशिप है। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि जो यूएस सिटीजन है वो अपनी एक ना सिर्फ स्टेट की सिटीजनशिप रखता है बल्कि अपने नेशनल सिटीजनशिप भी रखता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज नहीं है कि यूएस सिटीजन किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप नहीं रख सकता। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको डिस्करेज नहीं करता, लेकिन फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो यूएस सिटीजन नॉट ओनली अपनी सिटीजन भी रख सकता है, यूएस की सिटीजन, बल्कि दूसरे स्टेट की भी रख सकता है। और इसके अलावा इसका दूसरा पहलू यह है कि स्टेट सिटीजन भी है और यूएस सिटीजन भी है। ये दो एस्पेक्ट हैं इसके। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं दे आर हैविंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी वजह से इट इज नोन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 7 आर्टिकल्स का। क्यों? बिकॉज एवरी स्टेट इज हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ स्टेट्स के बहुत शॉर्ट हैं, लेकिन स्टिल दे आर लेंथी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर इंस्टेंस एक यूएस की एक वर्मोंट है, जो मैंने आपको पहले भी उसकी मिसाल दी थी। वर्मोंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिकन स्टेट्स के अंदर 8245 वर्ड्स का। लेकिन एक अलाबामा स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर टोटल वर्ड्स हैं 3,45,000 वर्ड्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जहां पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ ही उसके स्टेट्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट्स व्हाई एवरी स्टेट यूज्ड टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू इट्स पीपल, और फिर ये अंडर फेडरल सिस्टम यूएस भी उनको सिटीजनशिप देता है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? इसमें कोई बात अगर करना चाह रहे हो तो बताएं मुझे। सर ये जो स्टेट ग्रांट करती है सिटीजनशिप, उसको जरा दोबारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने जैसे कि बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और एक फेडरेटिंग जो स्टेट्स हैं दे गॉट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने वर्मोंट की मिसाल दी, उसका 8,000 समथिंग 8,000 के करीब है, और एक अलाबामा है जिसके अंदर 3,45,000 वर्ड है। तो वो जो स्टेट्स हैं उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसी वजह से पीपल दे आर ऑफ द ओपिनियन के यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो अपने व्हाट यू कॉल के अपने जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप का स्टेटस देते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक नेशनल एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप है, और जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप है एक नेशनल एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप है। तो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एस्पेक्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप के अंदर क्या है, एक तो वो नॉट ओनली अपने स्टेट का सिटीजन है बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, और एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप है कि एक यूएस का नेशनल है, वो रख सकता है अपना यूएस सिटीजनशिप का स्टेटस रख सकता है, बट एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे मुल्क का भी रख सकता है। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कमिंग अप विद द स्टेट आंसर के वेदर इट इज अलाउड और नॉट, ये साइलेंट है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन इसको फॉर्मली डिस्करेज भी नहीं करता। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कैनेडियन सिटीजन भी होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के भी होते हैं, ब्रिटिश सिटीजन भी होते हैं और अमेरिका के भी होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर भी होते हैं। यू गेट माय आइडिया? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ओके, अच्छा। और ये जो मैंने आपको एक बात बताई थी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन से मुराद ये है कि जो अब इसके अंदर ये बात ये कहना है कि जो जो यानी कि ऐसा लॉ कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल से बनाया गया है वो ही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और कोई अथॉरिटी और कोई लॉ और कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई ग्रुप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्या है कि फाउंड इन द नंबर ऑफ लिमिटेशन व्हिच कंटेन्स इट कि देयर आर मेनी थिंग्स नीदर नेशनल नॉर स्टेट गवर्नमेंट्स मे डू सच एज द फ्रेमिंग बिल्स के वो उसके स्पिरिट के खिलाफ कोई बिल वगैरह नहीं बना सकते। ये जो हैंडआउट पढ़ा है मैंने उधर से उसको पढ़ा है। ओमिशन एडिशन डिलीशंस भी हो सकती हैं। डुअल सिटीजन में बिल ऑफ राइट्स इज इन फेवर ऑफ स्टेट्स अथॉरिटी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, और स्पाइल सिस्टम का मैंने पहले बता दिया। जुडिशियल सिस्टम सेशन हमारा आउट हो रहा है, ये आज के लेक्चर के लिए मैंने इतना ही रखना था। इसको इन चीजों को देख लें, अगर कोई बात पूछनी है तो मुझसे पूछ लें। जी बच्चों, कुछ नहीं पूछना बच्चों? नहीं सर, क्लियर है। ओके, अच्छा। ये अब रिकॉर्डिंग मेरे पास भी हो गई है, आपके पास भी हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है ना? और ये बाकी जो बचे जो लोग नहीं आए, ये होस्ट को बाद में सेंड करनी पड़ती है दोबारा। अच्छा चलो, फिर भी वो मैं सेंड कर दूंगा। तो अब ये चीज को ये मैं भेज दूंगा, और इसको इंशाल्लाह गूगल ड्राइव के जरिए आप लोग ग्रुप के अंदर वगैरह शेयर कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि बाकी ये जिन लोगों ने 8 बच्चों ने आज ली है अटेंडेंस, ये बहुत गलत बात है। इन लोगों को बताइएगा कि अगर कोई पर्सनल रीजन है तो मुझसे रब्ता कर लें। ठीक है गाइस, थैंक यू। मीटिंग एंड करते हैं आज के। ओके, अल्लाह हाफिज।